हेलो एवरीवन, एज यू ऑलरेडी नो कि इस चैनल के माध्यम से हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज शुरू कर चुके हैं एंड धीरे धीरे बढ़ते हुए हम चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट्स की तरफ पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर फंडामेंटल राइट्स में आज का जो मेन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। एंड आफ्टर दैट वी कम्स टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आर्टिकल 22 रहेगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में जो हमारे दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, ये दो टॉपिक हमारे रहेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 20 देखा था, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 देखा था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एंड आर्टिकल 21A देखा था, जिसको अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, राइट टू एजुकेशन। पहले ये DPSP के आर्टिकल 45 में था, फिर इसको फंडामेंटल राइट्स में डाला गया और वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन किए गए उस DPSP में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 22, जो कि फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में लास्ट आर्टिकल है हमारा ये, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड द डिटेंशन। उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हुए, दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें दो आर्टिकल हमारे आ रहे हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। 23 सेज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर एंड 24 इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ये तीनों आर्टिकल किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और इनके ऊपर पार्लियामेंट ने क्या क्या एक्ट बनाए हैं, लॉ बनाए हैं, ताकि इन्हें लागू किया जा सके, ये सब हम वन बाय वन देखेंगे। सो नाउ कम्स टू आर्टिकल 22, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड द डिटेंशन। आर्टिकल 22 सेज प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। इट मीन्स कि जो पर्सन अरेस्ट हुआ है या बोल सकते हैं कि डिटेन्ड किया गया है, उनके पास कुछ प्रोटेक्शंस होती है इन विद द हेल्प ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स। तो वो क्या क्या प्रोटेक्शन होती है, क्या क्या प्रोटेक्शंस का वो यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। डिटेंशन दो तरह की होती है, एक होती है प्यूनिटिव, एक होती है प्रिवेंटिव। इन दोनों में डिफरेंस क्या है प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव में? प्यूनिटिव डिटेंशन की अगर हम बात करें, प्यूनिटिव प्यूनिटिव का मतलब कोई पर्सन ए है और वो ऑलरेडी क्राइम कर चुका है, ऑलरेडी क्राइम कर चुका है, उसको अब पुलिस पकड़ने जा रही है, डिटेन करने, उसको डिटेन किया जा रहा है। इट मीन्स कि प्यूनिटिव में ऑलरेडी क्राइम हो चुका है। प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट। अब डिटेन करने के बाद उस पर्सन पर ट्रायल चलेंगे, चार्जशीट बनेगी और उस पर अगर जो कोर्ट है वो कन्विक्शन ये बोलता है कि वो कन्विक्टेड है, देन उसे उस चीज़ की सज़ा भी यहाँ पे मिलेगी। व्हाट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन जो निकली है, डेट वर्ड इज प्रिवेंट, कि किसी चीज़ को यहाँ पे प्रिवेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्राइम हुआ नहीं है, और क्राइम हुआ नहीं है शक के बुनियाद पे उस पर्सन को डिटेन किया जा रहा है, अभी क्राइम नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली अ प्रिकॉशनरी मेजर एंड बेस्ड ऑन द सस्पिशन, कि ये प्रिकॉशनरी मेजर है क्राइम को होने से बचाने के लिए और शक के बुनियाद पर डिटेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन द अदर हैंड मीन्स डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट, कि कोर्ट में कोई भी उस पर्सन का ट्रायल नहीं हुआ है, कोई भी कन्विक्शन नहीं हुई है। इट्स पर्पस नॉट टू पनिश, इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो क्यों रही है, इसका पर्पस बस ये है कि जिसकी संभावना है कि ये क्राइम हो सकता है इस पर्सन के द्वारा, उसको प्रिवेंट करना, प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर। दस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली अ प्रिकॉशनरी मेजर एंड बेस्ड ऑन द सस्पिशन। अब इन दोनों डिटेंशन, ये दोनों डिटेंशन कब की जाएंगी, कब पुलिस वाले कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने देखी। एंड प्रिवेंटिव में अभी क्राइम हुआ नहीं है, शक के बुनियाद पे पर्सन को पकड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस आर्टिकल को दो पार्ट्स में बांटा गया, दैट इज प्यूनिटिव एंड द प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में हम देखते हैं कि जो जिसको पकड़ा गया है, जो पर्सन है, जो सिटीजन है, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्योंकि द आर्टिकल 22 में दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द केसेस ऑफ द ऑर्डिनरी लॉस एंड द सेकेंड पार्ट डील्स विद द केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंटिव लॉ। ऑर्डिनरी लॉस क्या, कि पहले से कानून बने हुए हैं, उस कानून को तोड़ा,
उस कानून को तोड़ा गया है, देन उसको डिटेन किया गया है। एंड सेकंड में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बने हुए हैं उसके प्रोसेस के थ्रू ये डिटेंशन होगी। पहला जो पार्ट है आर्टिकल 22 का, वो जो पर्सन जिसको डिटेन किया गया है उसको कुछ राइट्स देता है। राइट क्या है कि अगर पुलिस ने पकड़ा है उन्हें तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की किस बुनियाद पे उसको पकड़ा गया है, उसको इन्फॉर्म करने पड़ेगा, उसको उसका क्राइम बताना पड़ेगा। सेकंड, उसको राइट है कि वो कंसल्ट करे और डिफेंड कर सके अपने आप को बाय लीगल प्रैक्टिशनर। 24 आवर्स से पहले पहले मजिस्ट्रेट के सामने उसको खड़ा करना पड़ेगा। और इस 24 आवर्स में जो जर्नी टाइम है वो इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग आएगा, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जर्नी टाइम को हटा के देन जो टाइम होगा वो 24 आवर्स काउंट होंगे। उन 24 आवर्स से पहले पहले उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। फोर्थ जो राइट दिया गया है, राइट टू रिलीज आफ्टर 24 आवर्स, कि 24 घंटे के बाद उसको रिलीज़ करना पड़ेगा अगर मजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन नहीं प्रोवाइड करता। अगर मजिस्ट्रेट बोलता है कि अभी इसको और डिटेन करके रखिए, देन उसको और डिटेन किया जाएगा, अदरवाइज उसको फ्रीली रिलीज़ कर दिया जाएगा। दीज सेफगार्ड्स आर नॉट अवेलेबल, ये किस किस केस में नहीं है? अगर कोई एनिमी एलियन है या कोई पर्सन है जो अरेस्ट और डिटेंट हो चुका है अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। इट मीन्स कि किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में अगर किसी को अरेस्ट किया है उसके पास ये राइट्स नहीं है, क्योंकि ये राइट्स सिर्फ प्यूनिटिव डिटेंशन के केसेस में है। एंड द सेकेंड थिंग, एनिमी एलियन के पास ये राइट्स नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट आल्सो रूल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि जो अरेस्ट एंड डिटेंशन है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 22 दैट इज़ प्यूनिटिव डिटेंशन, उसमें जो राइट्स दिए गए हैं, जो 4 राइट्स दिए गए हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को, वो क्या कवर नहीं करते। वो आ जाएगा डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ अ कोर्ट। अगर कोर्ट से ऑर्डर ही आ जाए then that person does not have right that comes under the part first of the article 22. In case of the civil arrest हो क्रिमिनल केस ना हो, सिविल केस हो, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे द इनकम टैक्स ना भरा हो, या डिपोटेशंस ऑफ एन एलियन, कि कोई फॉरेनर है वो इंडिया में आया, उसके पास 3 महीने का वीज़ा था और वो 3 महीने से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको डिटेन कर लिया जाएगा। और उस डिटेन के टाइम पे उसके पास जो राइट्स दिए जा रहे हैं अंडर द आर्टिकल 22 वो राइट्स उसके पास नहीं होंगे। दे अप्लाई ओनली टू एक्ट ऑन अ क्रिमिनल और क्वाशी क्रिमिनल नेचर, कि कौन से पर्सन्स हैं जिनको डिटेन किया गया तो वो इन राइट्स का यूज़ कर सकते हैं जब उनका जो केस है, जो नेचर ऑफ केस है वो क्रिमिनल है, जो एक्ट जो हुआ है वो क्रिमिनल या क्वाशी क्रिमिनल हुआ है, क्योंकि सिविल के केसेस में ये राइट्स नहीं दिए जाते। एंड दिस इज़ बिकॉज क्रिमिनल केस और क्वाशी क्रिमिनल केस आर वेरी सेंसिटिव। इसमें जो धाराएं लगेंगी, जो आईपीसी पीनल कोड लगेगा, इसमें पनिशमेंट जो मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। इसलिए उन लोगों को ये राइट्स दिए गए हैं कि वो इन राइट्स का यूज़ करके अपने आप को बचा सकें, अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो। द सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 का जो सेकेंड पार्ट है वो प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, कि सेकेंड पार्ट क्या बोलते हैं कि जिस पर्सन को अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ डिटेंड किया गया है वो उसके पास क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं। ये प्रोटेक्शन दोनों के लिए ही होंगी, वेदर द पर्सन इज सिटीजन और एलियन। तो सबसे पहले द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन, जो पर्सन की डिटेंशन है वो मैक्स टू मैक्स 3 महीने तक होगी, 3 मंथ्स। और 3 मंथ्स के बाद भी किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर उसे डिटेन किया गया था, उसको 3 महीने के बाद भी डिटेन करके रखना है, एक्सटेंटिव डिटेंशन चाहिए, तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा, एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट आएगी, और अगर वो एग्री कर देते हैं कि ओके इसकी जो डिटेंशन है वो बढ़ा दी जाए, उस केस में 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन बढ़ सकती है। ये जो एडवाइजरी बोर्ड होगा इसमें होते कौन है, इसमें जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जजेस होंगे जो कि बताएंगे। द ग्राउंड्स ऑफ द डिटेंशन, जो डिटेंशन का ग्राउंड है कि उसको किस बेसिस पे डिटेन किया गया है वो उसको बताया जा सकता है। लेकिन अगर कोई जिस बेसिस पे उसे डिटेन किया गया है वो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है, अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी है, तो वहाँ पे डिटेन जिन लोगों ने किया है, पुलिस ने डिटेन किया है, वो अगर ना भी बताना चाहिए या ना भी बताया जाए
तो नहीं नहीं बताया जाएगा, ये वहाँ पे वैलिड पॉइंट माना जाएगा कि ठीक है नहीं बताना। द डेटिन्यू इट मीन्स जिस पर्सन को डिटेन किया गया है उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, उसके पास ये मौका होता है कि वो रिप्रेजेंट कर सके कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, या आपने जिस शक के बुनियाद पे मुझको अरेस्ट किया है या डिटेन किया है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट वो प्रूफ दे सकता है कि वो जो है वो इस तरह की हरकतें नहीं करने जा रहा था, तो उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। आर्टिकल 22 ये भी ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को द सर्कमस्टांसेस एंड द क्लासेस ऑफ विच इन विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड for more than 3 months under a preventive detention law without obtaining the opinion of the advisory board. It means Article 22 पार्लियामेंट को ये ऑथराइज करता है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाए और उस लॉ के जरिए जो डिटेंशन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा सकते हैं विदाउट द एडवाइजरी बोर्ड, बिना एडवाइजरी बोर्ड से सलाह लिए। सेकंड, जो मैक्सिमम पीरियड है किसी भी पर्सन का डिटेन करने का, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ अ पर्सन कैन बी डिटेन इन एनी क्लास ऑफ केसेस अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंटिव लॉ। ये मैक्सिमम पीरियड वो कितना भी रख सकते हैं। एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी, कि जो भी प्रोसीजर है वो जो एडवाइजरी बोर्ड है इन एन इंक्वायरी उसके थ्रू वो क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, पार्लियामेंट उन पे भी लॉ बना सकता है, उनके प्रोसीजर्स पे भी। द 44th अमेंडमेंट जो आया 1978 में, 1978 में जनता पार्टी जीती थी, कांग्रेस हारी थी, एंड जनता पार्टी के जो लीडर थे दैट इज़ मोरारजी देसाई, वो उस टाइम पे पीएम बने। और क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, काफ़ी सारे लोगों को अंडर द एक्ट ऑफ मीसा काफ़ी सारे लोगों को डिटेन किया गया था। इसको हटाने के लिए, कहीं ना कहीं नेशनल इमरजेंसी का इफ़ेक्ट हटाने के लिए कि मिसयूज़ ना किया जा सके, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 लाया गया और उसमें ये कहा गया कि जो डिटेंशन का जो मैक्सिमम पीरियड है उसको 3 महीने से 2 महीने कर दिया जाए। हाउएवर दिस प्रोविज़न, अभी तक ये प्रोविज़न ग्राउंड लेवल पे फोर्स में नहीं आया है, अभी भी जो डिटेंशन का मैक्सिमम पीरियड है वो 3 मंथ्स ही है। The Constitution has divided the legislative power with regard to the preventive detention between the Parliament and the state legislature. It means कि हमारे संविधान में जो पावर दी गई है लेजिस्लेटिव पावर की, वो लॉ बना सकते हैं फॉर द डिटेंशन की, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसका मैक्सिमम पीरियड कितना रहेगा, या उसको बढ़ा दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ सच ग्राउंड विदाउट द एडवाइस ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। तो ये जो पावर है ये पार्लियामेंट को भी दी जाती है, प्लस ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर को भी दी जाती है। दोनों ही इसके ऊपर कानून बना सकते हैं, दोनों ही ये बता सकते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा। लेकिन एक्सक्लूसिवली पावर कुछ केसेस में जो रीज़न है, अगर वो कनेक्टेड है विद द डिफेंस, विद द फॉरेन अफेयर्स एंड द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इन 3 केसेस में अगर किसी को डिटेन किया जा रहा है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से डिटेन किया जाएगा, कौन से ग्राउंड्स पे डिटेन किया जाएगा, उसके लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे दोनों लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाए गए हैं बाय द पार्लियामेंट टाइम टू टाइम। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 जो कि 1969 में एक्सपायर हो गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा 1971 जिसको 1978 में रिपेल कर दिया गया। ये जो मीसा एक्ट आया था इसका सबसे ज़्यादा यूज हुआ इमरजेंसी के टाइम पे, लोगों को डिटेन किया गया, जो ग्राउंड से इंटरनल सिक्योरिटी उस टाइम पे डिसाइड किए गए और उनको जेल में डाल दिया गया। देन आया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नासा 1980, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाइज एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1980 में आया ये। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट टाडा 1985 में आया और इसको रिपेल कर दिया गया 1995 में। देन प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 में आया।
प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा 2002 में आया, बट इसको रिपेल कर दिया गया इन 2004 में। आफ्टर डैट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967 में आया, और उसके बाद इस एक्ट में काफ़ी बार अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट 2004 में हुआ है, 2008, 12 एंड 2019। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है। वो ब्रिटिश रूल के टाइम पे थी, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे थी। ब्रिटिश रूल जब इंडिया पे था उस टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन था, लेकिन अब ब्रिटेन में भी नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ इंडिया में है एंड दैट्स वाई इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू नो नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज हैज़ बीन डन इन इंडिया। जो इंडिया में हुआ है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया गया है। इट इज़ अ सैड पार्ट। इस पे काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी हैं लोगों के एंड काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा है जिस पे डिबेट किया जा सकता है। उसके बाद इट वाज रिसॉर्टेड टू इन ब्रिटेन ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। ब्रिटेन में भी सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे लगाया गया था। इन इंडिया प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जिस्ट कर रहा है जिस टाइम पे ब्रिटिश रूल था, और जब से अब तक ये एग्जिस्ट ही कर रहे हैं, अभी तक इसको हटाया नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल द बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ऑफ 1818 जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था, and the Defense of India Act of 1939 provided for preventive detention. This is all about right to freedom. right to freedom में हमारे 5 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22, जिसमें हमारे पास आर्टिकल 19, 20, 21 देन 21A इसको अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। उसके बाद 22 ये हमारा लास्ट आर्टिकल था राइट टू फ्रीडम में, इसको हम कर चुके हैं। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें सिर्फ 2 आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर लाइक बंधुआ मजदूर। तो आर्टिकल 23 सेज, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार की क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिट्स होंगी अंडर द आर्टिकल 23। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को प्रोहिबिट करता है, बेगार को प्रोहिबिट करता है एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। एनी कॉन्ट्रावेंशन की अगर कुछ भी पाया जाता है इसके सिमिलर की इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और ये जो राइट है ये दोनों को ही दिया जाएगा, सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, दोनों के लिए ये राइट है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट। ये आर्टिकल 23 फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है। सेकेंड, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज द प्राइवेट पर्सन। एंड द थर्ड, ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को, बेगार को एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। सबसे पहले इस आर्टिकल में जो ये प्रोहिबिट कर रहा है उसमें ट्रैफिक का मतलब है क्या? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, ट्रैफिक का मतलब है कि बेचना या खरीदना मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रंस को सामान की तरह, दैट इज ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग के मीनिंग है कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। सेकेंड, इमोरल ट्रैफिक इन वीमेन एंड चिल्ड्रन दैट इंक्लूड्स प्रोस्टिट्यूशन टू। देवदासीस इसमें आ जाएगा, ट्रैफिक में आ जाएगा। एंड डी, स्लेवरी आ जाएगा। टू पनिश दिस एक्ट्स पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया दैट इज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में इस एक्ट को लाया गया टू प्रिवेंट द एक्ट दैट इज रिलेटेड टू द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। अब सेकंड जो वर्ड है हमारा अंडर द आर्टिकल 23 जो प्रोहिबिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज बेगार और फोर्स्ड लेबर। बेगार फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या है यहाँ पे? बेगार मीन्स कि किसी से कंपलसरी वर्क लेना विदाउट रेमुनरेशन, उसको पैसे ना देना, उससे ज़बरदस्ती काम लेना। ये जैसे पहले के टाइम में चलता था, जो इकोनॉमिकली वेल सेटल होते थे वो किसानों को कर्जा दे देते थे,
ब्याज पे पैसे दे देते थे, और अगर वो पैसे नहीं चुका पाते थे या ब्याज टाइम पे नहीं दे पाते थे तो उनसे काम करवाते थे, उनको उस चीज़ का पे नहीं किया जाता था। सो द टर्म बेगार मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट remunerations. It was a peculiar Indian system under which the local zamindar sometimes used to force their tenants to render service without any payment, कि बिना पेमेंट के काम करना, उनको फोर्स करना वो काम करने के लिए। इन एडिशन टू द बेगार, आर्टिकल 23 में फोर्स्ड लेबर भी लिखा है या बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या है कि उन्हें बोल दिया कि इतना इतना हम आपको पे करेंगे, और पे करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, देन जो काम लिया जा रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा लिया जा रहा है एंड जो पे किया जा रहा है वो कम किया जा रहा है, तो वो बॉन्डेड लेबर आ जाएगा। द टर्म फोर्स्ड लेबर मीन्स कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल, जो वो नहीं करना चाह रहा उससे वो भी करवाया जा रहा है, उससे बोला जा रहा है एग्रीमेंट साइन हो चुका है। द वर्ड फोर्स इंक्लूड्स सिर्फ फिजिकल और लीगल फोर्स से ही नहीं, बट आल्सो फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। किसी के पास पैसे नहीं है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि हम आपको पैसे देंगे, और वो मिनिमम पैसे दिए जा रहे हैं, बट उससे जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा रहा है। इसको इस फंडामेंटल राइट्स को लाने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाए। वो लॉ हमारे कौन से थे? द बॉन्डेड लेबर सिस्टम 1976, उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1917 एंड इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976। ये कुछ लॉ बनाए क्योंकि हमें पता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है कुछ फोर्सेबल है, कुछ एनफोर्सेबल है, और कुछ एनफोर्सेबल नहीं है, उनको एनफोर्स करना पड़ता है बाय मेकिंग द लॉज। तो उसमें एक ये आ जाएगा कि इसको एनफोर्स करने के लिए पार्लियामेंट्स ने लॉ बनाए हैं। इन लॉ का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए फिर सज़ा है। आर्टिकल 23 में एक एक्सेप्शन है, वट दिस एक्सेप्शन इज़, आर्टिकल 23 में जो एक्सेप्शन आता है, इट परमिट्स द स्टेट, कि ये स्टेट को परमिट करता है टू इम्पोज द कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, एज फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विस, सोशल सर्विस, फॉर विच इट इज़ नॉट बाउंड टू पे। हाउएवर इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट इज नॉट परमिटेड टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि अंडर द आर्टिकल 23 जितने भी राइट्स दिए गए हैं कि किसी से काम नहीं करवा सकते विदाउट पेमेंट से, और स्लेवरी, देवदासीज, एक एक्सेप्शन है अंडर द आर्टिकल 23 की जो स्टेट है, स्टेट कंपल्सरी सर्विस इम्पोज कर सकती है फॉर द पब्लिक पर्पस के हेतु। जो स्टेट है ये इम्पोज कर सकती है कंपलसरी सर्विस। डेट सर्विस इंक्लूड हो सकता है मिलिट्री सर्विस हो या सोशल सर्विस हो, और वो बाउंड है, मतलब वो फोर्स कर रही है, और डेट एंड स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू पे, वो पे करे ना करे उसकी मर्जी है। और ये देखने को हमें मिल सकता है वार के टाइम पे, देखने को मिल सकता है जिस टाइम पे मिलिट्री कम पड़ जाए, अभी तक मिलिट्री कम नहीं पड़ी है, उस टाइम पे वो बोल सकते हैं कि हर एक घर से एक मिलिट्री पर्सन आएगा जो कि हेल्प करेगा देश को बचाने में। उस टाइम पे इस तरह की जो सर्विसेज हैं उन्हें इम्पोज किया जा सकता है, और उस टाइम पे कोई सिटीजन ये नहीं बोल सकता कि उसके फंडामेंटल राइट्स दैट इज़ 23 जो है उसका हनन हो रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा कम्स अंडर द आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 सेज इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। जो बच्चे 14 साल से कम हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को ये प्रोहिबिट करता है इन एनी फैक्ट्री, माइन एंड अदर हजार्डस एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, मिल्स में काम हो रहा है, फैक्ट्री में काम हो रहा है, माइंस में काम हो रहा है, क्योंकि अंडरग्राउंड है, उस माइंस के लिए अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये प्रोहिबिट करता है कि 14 साल से कम बच्चे को आप इस तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, आप इस तरह का काम नहीं करवा सकते। बट इट डज़ नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, कि किसी भी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में उनके एम्प्लॉयमेंट को ये प्रोहिबिट नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोहिबिट करता है इन एनी फैक्ट्री, माइन एंड अदर हजार्डस एक्टिविटीज़। इसको प्रोटेक्ट करने, इसको एनफोर्स करने के लिए चाइल्ड लेबर एक्ट लाया गया 1986 बाय द पार्लियामेंट, और उसके डायरेक्शन में कुछ काम किए गए।
इन एडिशन टू दिस एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 और एक्ट लाए गए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स 1951, अप्रेंटिस एक्ट 1961, द बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 एंड अदर सिमिलर एक्ट्स जो कि प्रोहिबिट करते थे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो सर्टेन एज। इन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इन 1996 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड, कि एक चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड को इस्टेब्लिश किया जाए और उसमें जो ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर हैं, इट मीन्स कि जो 14 साल से कम बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोहिबिट करता है, उन पर पेनल्टी लगाई जाए 20,000 फॉर ईच चिल्ड्रन। और वो जो 20,000 रुपीज़ आए उनको यूज़ किया जाए फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, फॉर देयर एजुकेशन एंड आल्सो इट आल्सो इशू डायरेक्शन फॉर द इम्प्रूवमेंट एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन। टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है बच्चों के लिए प्रोएक्टिवली चीज़ें करता रहता है। उसके बाद द कमीशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005 में आया। इसने क्या कहा कि 2 कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाए। एक कमीशन सेंटर के लेवल पे होगा, एक स्टेट के लेवल पे होगा। सेंटर के लेवल पे नेशनल कमीशन एंड स्टेट के लेवल पे स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। इसके अंतर्गत क्या किया जाए कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंस हो रहे हैं उनको कोर्ट में स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड की जाए, कि जो भी केस है वो जल्दी से जल्दी सुना जाए, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए फॉर द वायलेशन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। 2006 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक सर्वेंट्स के तौर पे काम करते थे बच्चे, वर्कर्स इन बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, होटल्स में काम कर रहे हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे, ढाबास, रेस्टोरेंट, शॉप, फैक्ट्रीज, रिसोर्ट्स, स्पा, टी शॉप्स एंड सो ऑन। 2006 में गवर्नमेंट ने इन जगहों पे भी 14 साल से कम बच्चों का एम्प्लॉयमेंट को बैन किया एंड ये वार्न किया गया, इट वार्न दैट एनीवन जो भी एम्प्लॉयमेंट देगा 14 साल से कम बच्चों को ऐसी जगहों पर वुड बी लायबल फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड द पीनल एक्शन। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसके तहत उसको पनिश किया जाएगा जो भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। द चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन जो 1986 में जो आया था, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, उसको रीनेम्ड कर दिया गया और उसका जो नाम है वो रख दिया गया द प्रिंसिपल एक्ट एज द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। और ये जो अमेंडमेंट है ये अमेंडमेंट किया 2016 में अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, इस नाम को चेंज किया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 हम दोनों कर चुके हैं। आर्टिकल 23 में हमने देखा कि किस तरह से हमारा संविधान प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर दैट इज बंधुआ मजदूर या बेकार। एंड आर्टिकल 24 में हमने देखा कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट पे दिया जा रहा था इन द डेंजरस कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 14, तो उसको किस तरह से हमारा संविधान प्रोहिबिट करता है। एंड इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए पार्लियामेंट ने क्या क्या लॉ बनाए हैं, पार्लियामेंट ने क्या क्या किया है उस पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हम स्टडी करेंगे, 25, 26, 27 एंड 28। इसमें टोटल हमारे 4 आर्टिकल्स आएंगे जो इसमें स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।